वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों को संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम नंबर्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक में सभी क्लास में आपको संख्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं आज चैप्टर संख्या का चैप्टर लेकर के आया हूं और इसको मैं बारी बारी से सभी संख्याओं को बताने जा रहा हूं। जैसे मेरा पहला संख्या देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर संख्याएं। मेरा पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी उपस्थित है। यदि हम किसी स्टूडेंट को कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे गिनती करो कि कितना स्टूडेंट आज उपस्थित है, तो गिनती कहाँ से करेगा? जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम, जैसे एक बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो गिनती कहाँ से करेगा? एक से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, तो यही जो गिनती की संख्या है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और गिनती हम कहां से करते हैं? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7। और ये गिनती कहां तक हम कर सकते हैं? ये गिनती हम कहां तक कर सकते हैं? तो ये अनगिनत है, अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका कोई अंत नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। और गिनती का कोई अंत नहीं है। 100 200 150 400 ऐसे करके 500 600 बढ़ते ही जाते हैं। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरा क्या कहलाएगा? एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, अब पहला तो बढ़िया समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या है। दूसरा मेरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? देखिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो है वो, जैसे एक से हम अभी गिनती किए तो प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का एक परिवार है। ठीक है, अब इस परिवार में हम क्या करते हैं? शून्य जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीरो। अब जीरो से देखिए प्राकृतिक संख्या जो था मेरा 1 2 3 4 5 6 7, ये कहां तक है? ये अनंत तक है। ये कहां तक है? अनंत तक है। अब इसके परिवार में हम क्या किए? एक नया संख्या जोड़ दिए, जीरो। नया संख्या क्या जोड़ दिए? जीरो। तो अब जीरो जोड़ देने पर क्या हो गया? ये मेरा बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अब इस प्रकार से देखते हैं कि गौर से देखिएगा, यहां पे एक से लेकर के देखिए जितना भी अनंत तक जो भी संख्या है, देखिए यहां सारे के सारे कहां है? पूर्ण संख्या में उपस्थित है। सारे के सारे कौन सी में उपस्थित है? पूर्ण संख्या में उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी के सभी पूर्ण संख्याएं होते हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी के सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते। क्यों? तो क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में जीरो है। देखिए क्या जीरो प्राकृतिक संख्या में है? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भी हो गया मेरा। अब तीसरा संख्या मेरा देखिए सम संख्या। तीसरा संख्या कौन है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जैसे वैसे अपनी भाषा में हम जानते हैं कि जिस संख्या, मतलब जो संख्या जोड़ा में, अब जोड़ा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या अर्थात जिस संख्या में हम दो से यदि हम भाग देते हैं, अब भाग देने पर यदि शेषफल उसका जीरो आ जाता है, भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाना, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे यहां पे देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से डिटो डिटो, ये तो अनंत तक है। तो इस प्रकार से देखिए जितना संख्या हम लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, इस सब देखिए 2 से सब में भाग यदि दे रहे हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी शेषफल जीरो आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है? 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? जीरो। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। और याद मुझे क्या रखना है कि इसका जो व्यापक रूप होता है, सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? इसका व्यापक रूप क्या होता है? 2m होता है। व्यापक रूप क्या होता है इसका? 2m होता है। अब 2m, यहां पे m का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यहां पे m का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब हम m के स्थान पे कोई भी प्राकृत संख्या डालते हैं, जैसे देखिए 2 के गुने 1
प्राकृतिक संख्या 1 डाल दिए तो 2 एका कितना हो गया 2, 2 मेरा क्या हो जाएगा सम संख्या। फिर 2 गुने अगला प्राकृतिक संख्या 2 डाल दिए, 2 दूनी 4, तो 4 मेरा क्या हो गया सम संख्या। फिर अगला देखिए जैसे 2 गुने हम 3 डाल दिए, द्वितीया 6, ये क्या हो गया मेरा सम संख्या। फिर 2 गुने 4 डाल दिए, 2 चौका 8, ये क्या हो गया मेरा सम संख्या। यानी m के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं और उसको 2 से यदि हम गुना कर देते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाएगा सम संख्या। तो इसलिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2m होता है, जहां m का मतलब क्या है कोई प्राकृतिक, जहां m के स्थान पे क्या लेना है कोई प्राकृतिक संख्या लेना है। चलिए सम संख्या, अब ठीक देखिए सम संख्या के ठीक विपरीत यानी सम संख्या के ठीक अपोजिट क्या होता है विषम संख्या। अभी सम संख्या क्या था 2 से पूर्णतः विभाजित, इसमें क्या है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, देखिए यहां पे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अर्थात यदि जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, शेषफल क्या हो कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगा विषम संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या कहलाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 13 के बाद 15 17 इस प्रकार से देखिए यहां से अनंत तक क्या है ये विषम संख्या है। और ये संख्या कोई इसमें से जितना संख्या हम लिखे अनंत तक में जो भी संख्या होगा ये एक भी संख्या 2 से आपका पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है तो 2m, देखिए यहां पे व्यापक रूप 2m था तो इसका व्यापक रूप 2m-1 होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है 2m-1 होता है। यानी अब m के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक डालेंगे, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या डालेंगे और उसमें से एक यदि घटा देते तो मेरा क्या निकल जाएगा विषम संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या पहले m के स्थान पे 1 डाल देते हैं तो 2 का 2 -1 कितना निकल गया 1, 1 कौन सी संख्या है 1 मेरी विषम संख्या, ठीक है। अब दूसरा देखिए फिर m के स्थान पे 2 डाल दिए तो 2 गुने 2 और माइनस कितना यहाँ पे 1 है तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, ये कौन सी संख्या है विषम संख्या। फिर अगला देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे अब देखिए m के स्थान पे 3 डाल देते हैं तो 2 3 6 और -1 कितना निकल गया 5, 5 मेरा क्या है विषम संख्या। इस प्रकार से विषम संख्या बराबर क्या होता है व्यापक रूप इसका 2m-1, 2m-1। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सम संख्या के व्यापक रूप और विषम संख्या के व्यापक रूप, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला संख्या मेरा रूट संख्या या अभाज्य संख्या। अगला संख्या कहते हैं रूट संख्या का ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, या आप ऐसे कह सकते हैं अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूट संख्या। अब देखो रूट संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त, क्या समझे, जो संख्या एक और स्वयं मतलब होता है अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि रूट या अभाज्य संख्या में सबसे पहली संख्या होता है 2, ठीक है, फिर कितना हो गया 3, फिर 5, फिर कितना 7, 7 के बाद फिर क्या हो गया 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो गया फिर 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस प्रकार से ये भी बहुत सारी संख्या है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2 है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि एक को रूट या अभाज्य संख्या में क्यों नहीं लिखा जाता है, एक को हम रूट या अभाज्य संख्या क्यों नहीं मानते। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 3 है तो इसका 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 3। उसी प्रकार ये 5 है तो इसका 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 7 है तो 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार 11 है तो इसका एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 11, 13 है इसका एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 13। इस प्रकार से सबका गुणनखंड 2-2 गुणनखंड होता है। यदि हम एक को यदि रूट या अभाज्य संख्या मानते, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम 1 को मान लेते रूट या अभाज्य संख्या, तो 1 का देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, तो दोनों देखिए या दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए हम 1 को अभाज्य संख्या या रूट संख्या नहीं मान सकते, ठीक है। तो 1 मेरा रूट या अभाज्य संख्या में ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो सबसे छोटी, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब क्या है ठीक अपोजिट, जैसे सम का अपोजिट क्या था विषम, वैसे ही रूट या अभाज्य संख्या का विपरीत होता है
रूट या अभाज्य संख्या का विपरीत क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या क्या है? देखिए, तो जो संख्या एक और अपने आप के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, क्या समझे? जो संख्या एक और अपने आप के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? देखिए, एक तो होगा नहीं, दो हो गया आपका अभाज्य संख्या, तीन भी हो गया अभाज्य संख्या, तो चार। अब देखिए, चार किस किस से विभाजित हो सकता है? चार एक से विभाजित हो सकता है, दो से विभाजित हो सकता है और चार से, यानी एक चार के अलावा एक संख्या और है जो कि दो है, जिससे चार विभाजित हो सकता है पूर्णतः। तो इसका मतलब चार क्या है? मेरी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। चार हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर क्या हो गया? 10 के बाद फिर 12 हो गया। इस प्रकार से ये सारी क्या है? भाज्य संख्या। सारी क्या है? भाज्य संख्या, जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। और इसके गुणनखंड दो से ज्यादा होंगे। जैसे देखिए, चार के गुणनखंड यदि हम निकालते हैं, यहां पे देखिए चार के गुणनखंड निकालते हैं, तो चार एक से विभाजित हो सकता है, दो से विभाजित हो सकता है, और इस यहां पे देखिए चार से विभाजित। देखिए इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या में क्या देखे थे? इसके केवल दो ही गुणनखंड था, या तो एक या स्वयं। इसमें क्या देख रहे हैं? दो से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? भाज्य या यौगिक संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार। जैसे एग्जाम में पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो यहां देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मेरा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अब इसका गुणनफल पूछा था, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला है मेरा परिमेय संख्या। देखिए, अगला क्या है? परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बट्टे q के रूप में रहे। कौन सी के रूप में रहे? जो संख्या p बट्टे q के रूप में, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में रहे। लेकिन ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q इक्वल टू नॉट 0, अर्थात q यानी नीचे हर का जो मान हो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी परिमेय संख्या में जैसे यहाँ पे देखिए 5/3, देखिए यहाँ पे 5/3 है ना, तो यहाँ पे देखिए 5/3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 0/5 अंश 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये q का मान यदि हम 0 डाल देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जिसको हम अपरिभाषित 0/5, यदि हम 5/0 डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 5/0 को हम परिमेय संख्या में गिनती नहीं कर सकते हैं। 0 ऊपर में रहेगा। ठीक है, 3/2 हो गया, 7/9 हो गया, माइनस में भी होगा, -3/5 -7/3, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में रहे लेकिन q का मान किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब मेरा अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या रूट में रहे, क्या समझे? जो संख्या कौन सी में रहे? रूट में रहे। ठीक है ना, लेकिन याद क्या रखना है कि रूट में रहने के बाद उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब इसमें जैसे हम लिख देते हैं √1, तो अब देखिए 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1, तो इसलिए ये मेरा क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम लिख सकते हैं √4, रूट में तो है लेकिन 4 का वर्गमूल, देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं। 2 कौन सी संख्या कहलाएगा? √4 तो परिमेय संख्या। √4 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 निकल गया, इसको बट्टा में 1 डाल सकते हैं, तो ये मेरा कौन सी संख्या निकल जाएगा? ये परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो जो संख्या रूट में रहे लेकिन जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकले, वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब मेरा लास्ट है, देखिए वास्तविक संख्या। अपरिमेय भी हो गया, वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम मिला देते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन, जिसे हम यूनियन कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को, दोनों को जो मिला करके जो नई संख्या बना, वही संख्या कहलाता है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी हो सकता है और वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे परिमेय संख्या 5/3 है, 7/3 है, ठीक है ना, 9/5 है। ठीक है, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए अपरमेय संख्या √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि परमेय संख्या भी है और अपरमेय संख्या दोनों मिला करके है। तो जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिश्रण को, सम्मिलन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे पूछे क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं? तो नहीं। देखिए क्या सभी परमेय संख्या, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं? सॉरी, तो सभी परमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि देखिए जितने भी परमेय है, यहां पे देख लीजिए जितने भी परमेय है ये तो वास्तविक में आएंगे। और सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो ये भी देखिए सभी अपरमेय कौन सी में आएगा? वास्तविक में होगा। और देखिए जितना भी परमेय है वो भी वास्तविक होगा, जितना भी अपरमेय है वो भी वास्तविक होगा। लेकिन यही क्वेश्चन इसके जस्ट अपोजिट यदि पूछ दिया जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होते हैं? तो नहीं होते सभी, क्योंकि देखिए जो वास्तविक संख्या है उसमें अपरमेय वाला भी है। तो बताइए सिर्फ परमेय कैसे हो सकता है? तो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। उसी प्रकार सभी वास्तविक संख्या, यहां पे देखिए सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या हो सकते हैं? तो सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा जो चैप्टर था वो था संख्याएं, और संख्याएं से जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं या संख्याएं जितने प्रकार के होते हैं सारे को मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है। इसको आप लोग अपना से स्टडी कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने हम उपस्थित होते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।